दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप उन प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन देखिए, गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या आर्कुट। तो आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो उत्तर है ऑप्शन डी, आर्कुट। दोस्तों आर्कुट इंटरनेट पर प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था यानी सोशल नेटवर्किंग सर्विस थी, जो कि गूगल समूह द्वारा 2014 तक संचालित थी। और सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब होता है और इस पर सूचना की खोज के लिए इसका निर्माण किया जाता है। गूगल, अल्टाविस्टा और साइंस डायरेक्ट ये सर्च इंजन हैं, जबकि आर्कुट गूगल द्वारा संचालित एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस थी, जो कि अब समाप्त की जा चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकते हैं। देखिए, संगीत, डॉक्यूमेंट, फोटो या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप जान लीजिए दोस्तों, संगीत यानी MP3, डॉक्यूमेंट यानी DOC, फोटो यानी JPEG, टेक्स्ट फाइल यानी TXT और वीडियो फाइल जो भी AVI, MPEG फॉर्मेट में आदि होते हैं, ये सभी डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं और उनको एक मेल से दूसरे मेल पर भेजा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये सभी यानी संगीत, डॉक्यूमेंट, फोटो सभी फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो सही उत्तर है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र त्रिशूर, केरल में एक जगह है दोस्तों त्रिशूर, यहाँ पर स्थापित हो रहा है। और डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केंद्र के तकनीकी और संरचना विकास के लिए सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी CMET त्रिशूर के साथ साझेदारी हुई है। और ये केंद्र डिजिटल विश्वविद्यालय केरल, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी त्रिशूर और टाटा स्टील लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, ये करंट अफेयर से है कि 12वीं ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो आप जानते हैं कि 12वीं ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता ऑस्ट्रेलिया, और ये रिकॉर्ड 7वीं बार दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 7वीं बार ICC एक दिवसीय महिला क्रिकेट का विश्व कप का विजेता है। और ये जो विश्व कप था आपके 2022 में जो आयोजित हुआ था, इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर ये कप अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर है भारत। दोस्तों आप देख लीजिए कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता भारत है और भारत ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार, याद रखिएगा 5वीं बार भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट का विजेता बना है और भारतीय टीम के कप्तान यश धुल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी से है और आसान सा प्रश्न है। इसमें से हमारे कई साथी इस प्रश्न का उत्तर जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम या निकेत।
तो सही उत्तर है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकी पदछाप। दोस्तों, पारिस्थितिकी घटकों की ये वो आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है और इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 16 सितंबर, 5 जून, 23 मार्च या 21 अप्रैल को। तो सही उत्तर है दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आप जान लीजिए कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और आप जान लीजिए कि 1987 में दोस्तों इसी दिन, यानी ये जो वर्ष था 1987 में 16 सितंबर को इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। और 2021 के ओजोन परत संरक्षण का मुख्य विषय क्या था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। जबकि 2022 के दोस्तों विश्व ओजोन दिवस का मुख्य विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये 2021 के ओजोन परत संरक्षण दिवस का दोस्तों ये जो है आपका थीम था। आपको इस प्रश्न से एक प्रश्न बनाना है कि 2022 के ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? देखिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। आप जान लीजिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न दोस्तों सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पर जो वन्यजीव अभयारण्य और सेंचुरी है उनके राज्यों से सुमेलन करना है। तो आप जानते हैं गिर वन ये गुजरात में स्थित है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। भरतपुर पक्षी विहार ये दोस्तों भरतपुर राजस्थान में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा सेंचुरी या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में स्थित है। तो याद रखिएगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्यों से मिलान करना था। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं कहाँ पर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नीलगिरी की मेघ बकरियां ये जो है दुर्लभ पहाड़ी बकरियां होती हैं और इन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन देखिए, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, मनवन में, पेरियार आरक्षित क्षेत्र में या शांत घाटी में। तो सही उत्तर है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, ऑप्शन ए। दोस्तों, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं और ये दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इतिहास से है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो एलोरा रा से राष्ट्रकूट, याद रखिएगा दोस्तों, एलोरा में रा है, रा से राष्ट्रकूट है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था और ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। 1983 में दोस्तों 1983 में अगर आप देखेंगे तो यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 1915-16 में 2 होम रूल आंदोलन आरंभ किए गए थे, किसके नेतृत्व में?
तो आप जान लीजिए दोस्तों, अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिलक और एनी बेसेंट ने। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में और उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट ने दोस्तों आप जान लीजिए कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने लीग का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, कोड के आधार पर इसका उत्तर देना है। आपको बताना है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसमें गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी या पूना समझौता, ये 4 घटनाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले इनका डेट निर्धारित करते हैं। ये 5 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये आपका 26 से 31 मार्च 1931, 26 से 31 मार्च 1931 को याद रखिएगा। भगत सिंह को फांसी आप जानते हैं दोस्तों 23 मार्च को हुआ था, 23 मार्च 1931 को। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। तो यहाँ पे 3 घटनाएं ऐसी हैं जो कि मार्च में ही हुई थी और एक घटना 1932 में हुई थी। तो सबसे पहले आ जाएगा गांधी इरविन समझौता, ये पहले नंबर पर 1। उसके बाद ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को हुई थी, तो 3 आ जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था, तो 2 आ जाएगा। और लास्ट में पूना समझौता 1932। तो 1 3 2 4 देखिए, 1 3 2 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही घटनाओं का कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अगर आप देखेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है, सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे धीमा ग्रह है वो आप देखिए यह सूर्य वरुण है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय 59,800 दिन, लगभग 165 वर्ष का समय लगाता है वरुण, और ये मंगल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यहाँ पर भारतीय राज्य दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर। आप याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर की जो सीमा है ये बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों में सबसे अधिक सीमा जो है, लंबी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल के साथ, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि बांग्लादेश जो है सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बनाता है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ सही है। परमादेश यानी वी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध यानी टू बी सर्टिफाइड, ये सही नहीं है। अधिकार परीक्षा वाई वाट अथॉरिटी बाई वाट अथॉरिटी, ये भी सही है। प्रतिषेध दोस्तों टू बी सर्टिफाइड नहीं है। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रेट के लिए प्रयुक्त होता है, प्रतिषेध रेट के लिए नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। उसके भी अनुपस्थित रहने पर ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय या निश्चित किया जाए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष? तो सही उत्तर है 65 ईयर्स। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय में ये 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में सही सुमेलित है, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में है। तो आप देखिए, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में स्थित है। याद रखिएगा, ट्रोनिका सिटी ये दोस्तों नोएडा में नहीं बल्कि गाजियाबाद में स्थित है। अन्य विकल्प जो हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। शोध अभियोग्यता से आइए रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित जो प्रश्न इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो किसका होता है? देखिए, शोध पत्र या लेख तैयार करना, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, शोध के लघु शोध प्रबंध या कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शोध प्रबंध या थेसिस लिखने का वही प्रारूप होता है जो कि शोध के लघु शोध प्रबंध में होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है, आपको बताना है। अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना, अथवा अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो सही उत्तर है दोस्तों, शोध करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करना आरंभिक अनिवार्यता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों कि अनुसंधान प्रक्रिया में अनुसंधान अभिकल्प भी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, और वास्तव में यही अध्ययन या अनुसंधान की आधारशिला होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया व्यवस्था है? कौन सी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? मूल्यांकन, पहचान, क्रमबद्ध या उपचार करना। तो सही उत्तर है सिस्टमेटाइजेशन या क्रमबद्ध करना। दोस्तों, टीचिंग प्लानिंग जो है ये अध्यापक शिक्षण नियोजन होता है, और शिक्षण की पूर्व क्रिया व्यवस्था क्रमबद्ध करना होता है। पूर्व क्रिया शिक्षण के चरण की प्रथम अवस्था है, और इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण नीतियाँ, उद्देश्यों का निर्धारण, अनुदेशन आदि को क्रमबद्ध करता है, और इस अवस्था में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो कि शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए, शिक्षण पूर्व क्रिया क्रमबद्ध करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? जीबी में, मेगाहर्ट्ज में, एमआईपीएस में या बैंड दर में? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, सीपीयू की कार्य निष्पादन क्षमता जो है ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। GUI का शब्द विस्तार क्या है? GUI ये कंप्यूटर शब्दावली है दोस्तों, इसका अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जीयूआई का पूर्ण रूप। और इसके द्वारा लोग कंप्यूटर टंकड़ यानी कंप्यूटर कीबोर्ड के अलावा अन्य प्रकार के संपर्क करने में सक्षम हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? देखिए, टेबल्स, रो और कॉलम, ब्लॉक्स या ट्रैक्स और सेक्टर्स। इसमें आपको बताना है कि जो डिस्क है वो सूचनाओं को किस रूप में संग्रहित करता है। तो सही उत्तर है ट्रैक्स एवं सेक्टर्स के रूप में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, जो डिस्क होता है वो इंफॉर्मेशन को ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के रूप में स्टोर करता है, और ट्रैक्स डिस्क का चुंबकीय चक्री पथ होता है जिसमें सूचनाएं स्टोर होती हैं, और सेक्टर्स ट्रैक के उपखंड या पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। देखिए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जनवरी 2022 में दोस्तों यूनियन टेरिटरीज प्रदेश जम्मू कश्मीर ने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो आप जानते हैं प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 5 जून 2022 की जो थीम थी दोस्तों, ये थी केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ। और इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और उससे जुड़ी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। और इसका जो है मेजबानी 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन को सौंपी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था कितना? तो उत्तर है 2100 कैलोरी। दोस्तों, योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन को गरीबी रेखा का निर्धारण माना गया था। और इसके अनुसार जिस व्यक्ति को इतना भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल्य शिक्षा दोस्तों, आप देखिए कि मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर व्याख्यान या परिसंवादात्मक विवरण, मूल्यों पर संगोष्ठियाँ और मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। तो सही उत्तर हो जाएगा मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या फिर विमर्शी सत्र। ये मूल्य शिक्षा प्राप्त करने का प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। दोस्तों, इसमें सभी विषय पर मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल्य समाहित करके यथेष्ट मूल्यों के विकास पर बल दिया जाता है। और सरल शब्दों में मूल्य शिक्षा वो शिक्षा है जो व्यक्ति को मूल्यों के प्रति प्रशिक्षित करती है। और नागरिक शास्त्र शिक्षक द्वारा आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी तंत्र का आयोजन करके छात्रों में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्य, चरित्र, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, दया और परोपकार जैसे मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? ऑप्शन है आपके, मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन, संभाव्य प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का विकल्प, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता, या उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित प्रदत्त संग्रहण। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न में से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। दोस्तों, गुणात्मक शोध में प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों की उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता देखी जाती है। और इस शोध का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले
कारणों को गहराई से समझना है। गुणात्मक विधि क्यों, कहाँ, कब के साथ कैसे को भी खोजती है और गुणात्मक शोध में आमतौर पर अभिकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ विकल्प खुले रहते हैं जिससे ये लचीला प्रतीत होता है और चयन में स्वतंत्रता दृष्टिगोचर होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।